Hello everyone, welcome back to Issue Those. This is Block 1, Unit 1, an introduction, literature, criticism and theory. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ना सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम सब कुछ जानेंगे, we will learn about everything but not in detail, just briefly. टच एंड गो करेंगे हम हर कंसेप्ट से। इस पर्टिकुलर यूनिट हम और भी ज्यादा बेसिक के पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, व्हाट इज थ्योरी, उन सब के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे। Every lecture of mine will have these series of questions, pre-lecture activities and these pre-lecture questions. तो इनकी जो यूटिलिटी है वो ये है कि you will be open, your mind will get set up on as to what we are going to do today. आपको पता लगेगा कि आज हमने करना क्या है, आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत होएगी, थोड़ी-सी अच्छा लगेगा उसके बारे में बात करके एंड आपको वो आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी और ईज़ी हो जाएगा बिकॉज़ योर माइंड इज़ ऑलरेडी सेट अप। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर फ्री टू पॉज़ दिस वीडियो। आप आराम से इस वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन आप सुनते हैं। यू आर फ्री टू राइट इट डाउन, यू आर फ्री टू राइट योर ओन पॉइंटर्स, थिंक इट अलाउड or speak it out. Whatever you want to do, you are free to do it and react to these questions as you want to. Firstly, what is literature to you? आपके लिए लिटरेचर क्या है? हम सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने स्टोरीज पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़ी हैं, पोएम्स पढ़ी है। अगर वो भी नहीं है तो किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कोई और वर्क पढ़ा होगा, कोई मूवी देखी होगी। What does it mean to you? And our second question is, how do you judge a piece of literature? आप कुछ पढ़ते हैं, कोई पोयम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसकी वर्थ क्या है? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अच्छी है, बुरी है, नहीं अच्छी, इसमें ये चीज़ बेकार थी, ये चीज़ अच्छी थी? How do you decide? How do you judge a piece of literature? Third question is, what do you mean by criticism? आपके लिए criticism क्या है? अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये किताब बुरी है या अच्छी है या ये लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए, ये लोगों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय गुड और बैड इन विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ गुड और बैड वर्क ऑफ लिटरेचर? जैसे हम बात कर रहे हैं कि कई बार ये होता है कि क्रिटिक्स कहते हैं कि ये किताब तो बहुत ही बुरी, ये किताब तो बहुत ही अच्छी, इस किताब को नोबेल प्राइज मिला है, इस किताब को स्ट्रीट में जाके जला दिया गया या इस किताब को बैन कर दिया गया। तो इन सब का मीनिंग क्या है? एंड इन सब का जो मीनिंग है वो डिसाइड कौन? दैट इज आल्सो क्वेश्चन टू पॉन्डर अपॉन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट प्री लेक्चर क्वेश्चन इज व्हाट इज थ्योरी फॉर यू? क्या थ्योरी सिर्फ साइंस में होती है? हम लोगों को में थ्योरी नहीं है? क्या हमें थ्योरी की जरूरत भी है या नहीं है? So what do you mean by theory? So let's begin with our lecture. In this lecture, we will have introductions to literature, theory, and criticism. We will discuss them in detail and we will also discuss their differences in detail. We will also be going into the background of theory, what came before theory, what was there, what are our immediate contexts. We will also be discussing the journey that criticism took to get to theory. क्रिटिसिज्म कैसे थ्योरी बना उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द कम्युनिकेशन थिंग, द पैटर्न दैट क्रिटिक्स हैव फॉलोड सिंस सेंचुरी। पहले किसके बारे में बात होती थी, फिर किसके बारे में बात होने लगी यार, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेचर। हम सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, पर लेकिन लिटरेचर का मतलब क्या? So you should notice and you should know that literature, the word as we know it, is a recent terminology. Initially, जब किसी ने cave painting बना के कुछ लिखा था अपनी लैंग्वेज में, अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज में, उसको वो लोग लिटरेचर नहीं बोलते। जब होमर ने इलियाड लिखा या महाभारत लिखी गई, उसको लिटरेचर का नाम नहीं दिया गया था, उसको बस लिख वो लिखी गई। That is all. And most of the time
थ्रू लिखी भी नहीं गई थी, इट वाज मोस्टली ओरल, समवॉट ओरल। तो उन सबको लिटरेचर नहीं बोला जाता, बट दे वर कॉइन्ड टू बी लिटरेचर लेटर ऑन। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि जो भी प्रिंटेड मटेरियल है ना, प्रिंटेड मैटर है, वो सब लिटरेचर है। रेमंड विलियम्स के हिसाब से मेरी इस लैपटॉप का जो मैनुअल है वो भी लिटरेचर है। मेरा फोन है, फोन के पीछे जो लिखा हुआ होता है, इंफॉर्मेशन होती है ना, IMEI कोड एंड एवरीथिंग, वो भी लिटरेचर है। उनके हिसाब से जो न्यूज़पेपर हमारे यहाँ रोज आता है वो भी लिटरेचर है। उनके हिसाब से मेरे पास जो फैशन मैगजीन आती है वो भी लिटरेचर है। रेमंड विलियम्स के हिसाब से जितनी भी चीजें प्रिंट में आ चुकी है वो सब लिटरेचर है। हम लिटरेसी की जब बात करते हैं तो उससे भी एटमोलॉजी हमारी निकली है लिटरेचर। लिटरेसी मीन्स टू बी लिटरेट, टू बी एजुकेटेड, टू बी इंटेलेक्चुअल। एक हम लिटरेसी रेशियो निकालते हैं ना सोशियोलॉजी में, एंड जब डेमोक्रेसी में हम मैंडेट वगैरह की बात करते हैं, या फिर हमारे सेंसस में होता है, स्टैट्स निकलते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डेटा निकलता है, तो वो सब हम लिटरेसी की जब बात करते हैं ना, उसी एटमोलॉजी से लिटरेचर वर्ड निकला है। नेक्स्ट इज लिटरेचर का जो इम्पेटस था, जो सबसे ज्यादा हाई टाइम आया या कब ज्यादा शुरू होने लगा लिटरेचर, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल एजेस और पीरियड, we are mostly going to consider European literature and European history, since English began there, and that's what we are going to do mostly in when we are studying the history of English literary criticism, or if even English literature per se. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया मिड 90s के करीब, तो तब बहुत सारी रिसोर्सेज थी हमारे पास, and we needed to utilize it. People were receptive to literature. They were very much in demand to get accustomed to the taste of the elite class. उन सबको चाहिए था कि हम उन चीजों के बारे में बात करें, उन चीजों को एक्सपीरियंस करें जो अरिस्टोक्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और रिसोर्सेज भी थी, तो राइटर्स भी निकलने लगे। वो राइटर्स अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस बनवाने के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेसेस के थ्रू मास में अपनी नॉवेल्स, अपनी स्टोरीज पब्लिश करने लगे। उनके वीकली आर्टिकल्स आते, वीकली चैप्टर्स निकलते, सब्सक्रिप्शंस होती उनकी, उनको उनकी कमाई होने लगी। इकोनॉमी ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रियली लॉन्च लिटरेचर and really launched literature as a market economy. तो पहले शायद लिटरेचर लिखा जा रहा था, लेकिन उसे मोनेटाइज नहीं करा। अब उसको हमने मोनेटाइज कर दिया था, हमने उसकी कीमत लगा दी। इनिशियल रेफरेंसेस जब हम लिटरेचर के देते हैं ना, तो वी यूजुअली गो इनटू पोएट्री। हम पोएट्री के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले पोएट्री ही शुरू हुई थी। दैट इज हाउ इट ऑल बिगैन, एंड पोएट्री ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बनाई गई थी। So that's why poetry was the first thing that was ever written or spoken. And जो references उसके हैं, मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि literature is all imaginative. So this is something which is a current meaning of literature. पहले शायद लिटरेचर कुछ भी हो सकता था, अब भी शायद लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल लिटरेचर का मीनिंग अगर हम देखें तो वो है ऑल इमेजिनेटिव। मेरे कंप्यूटर का मैनुअल शायद लिटरेचर होगा, पर वो इमेजिनेटिव तो नहीं है। So that's why we do not consider it as literature per se. Now let's move on to criticism. Now what is criticism? First of all, criticism, as I discussed in the introductory video as well, is the beginning and end of literature. जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, whenever you write something or whenever you create something, the first thought that comes into your mind is this good? Will it be accepted by the audience? Will this or make me some money? ये भी बहुत जरूरी है आजकल कि इससे हमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब क्या है? This all is criticism. Judging a work or art of literature begins the process. And the meaning of literary criticism is understanding and interpreting literary experience even when not articulate. इसका मतलब क्या है कि कई बार ये होता है ना कि हमने बात नहीं करी उसके बारे में, हमने बस सोचा, और वो सोचना भी क्रिटिसिज्म है।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कीजिए कि मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी सलमान रश्दी की, तो मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, ये तो कितनी अच्छी किताब है, ये तो कितना अच्छे से लिखी हुई गई है, कैरेक्टर्स कितने पॉइग्नेंट है, इनके में फेमिनिस्ट रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये सब मैंने सोचा। बट मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने बोला नहीं, कहीं लिखा नहीं, तो वो भी क्रिटिसिज्म। दूसरी साइड पे मैंने उस बुक को पढ़ा, मैंने अपने थॉट सोचे, मैंने उसे राइट डाउन करा, मैंने उसे पब्लिश करवाया, एडिटोरियल में भेजा या मैगजीन में भेजा, मैंने उसे पब्लिश करवाया, वो भी क्रिटिसिज्म था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट केम फर्स्ट, मुर्गी पहले आया कि अंडा? पहले क्रिटिसिज्म हुई या पहले क्रिएशन? You know, there are some times when you think of the topic that you want to write. If I'm writing for maybe the youth of the nation, maybe some school children, I will think about it. ये था, ये टॉपिक बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये टॉपिक इससे वो रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज दिस इज क्रिटिसिज्म। दूसरी साइड से मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने उन अपने थॉट्स को पेन डाउन करा, एंड फिर मैं सोचती हूँ अच्छा, इसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लोग कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज criticism after creation. So what came first, criticism और creation? तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से लोगों के दिमाग में रहता है, and there is no set answer. There are schools of thought and approaches, critical approaches, where creation comes first, then there are some where criticism comes. वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, टीबी पर्सी वाइट शेली, ये सब हमारे क्रिटिक्स रहे हैं, and they've critically analyzed literature as they know it and as it was in their time. And criticism से ही ना थ्योरी बनी है। ये कैसे हुआ है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। Now theory is a system by which experience can be organized and or understood. So that is how criticism evolves into theory. आप क्रिटिसिज्म करते हैं पर आप दिमाग में कर रहे हैं, वो शायद जेनेरिक नहीं है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्क के लिए है। बट जब हम उन सारे क्रिटिसिज्म को थ्योराइज करते हैं, सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं एंड एक जरिया बनाते हैं लिटरेचर को समझने का, तो तब वो थ्योरी बन जाता है। कॉज ऑफ थ्योराइजिंग इज दैट वी ऑल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। हम सब एक किताब को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेंगे, शायद डिफरेंटली उसे क्रिटिसाइज करेंगे। बट व्हेन वी लिसन टू थ्योरी, अगर हम किसी एक थ्योरी को लेकर एक चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक वर्क ऑफ आर्ट को या वर्क ऑफ लिटरेचर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारी को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देता है, एंड हमारे इतने सारे व्यू पॉइंट्स को वो इतनी प्लुरलिटी को वो सिंप्लीफाई करता है। थ्योरी एज एन अटेम्प्ट टू आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट आर्ट। कई बार ये होता है कि हमारे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वर्क ऑफ लिटरेचर को लेकर, तो ये जो थ्योरी है ना, इट गिव्स अस अ गाइड, अ मैनुअल इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन रिटन एंड व्हाट डू थिंग्स मीन इन जनरल। एक हमें बाइबल भी मिल जाती है ना, कि हम इसी के पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी के थ्रू चलेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इनटू एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड इनटू। क्रिटिसिज्म जो है हमारा वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी इज द ऑपोजिट। When you apply theory, that is criticism, and when you theorize criticism, that is theory. तो criticism and theory जो है ये different extremities में है। हमारे theorist जो है एजाज अहमद है, इमाम कांत है, हॉब्स है, ये सब theorists हैं। They are not critics, they are theorists. And now let's see what is the distinction between these three elements. First of all, theory contextualizes criticism. इसका क्या मतलब है कि क्रिटिसिज्म हम करते हैं, लेकिन थ्योरी जो है ना वो उसे एक रास्ता देती है। एक समझ, अब कई बार होता है ना कि हम समझ चुके हैं पर हम वो दूसरों को नहीं समझा सकते। तो क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसाइज कर लिया हमने, थ्योरी इज टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट वी क्रिटिसाइज। इट सेट्स assumptions about literature and functions of criticism. तो जैसा कि बात करी थी कि एक जरिया मिलता है, एक रास्ता मिलता है,
हमें पता लगता है कि अब हमें इस रास्ते से जाना है, हमें इस रास्ते से यहाँ मुड़ना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है। तो थ्योरी जो है ना वो मैनुअल सी देती है कि हमें क्रिटिसिज्म करना कैसे है, क्यों करना है, क्या करना है। तो वो सब हमें थ्योरी बताती है। Then we have literary criticism as applied theory. As I said, theory and criticism ना extremities में है. When you apply theory, that is criticism. But when you actually theorize and contextualize criticism, that is theory. Particular to general study. हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं पहले एक वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ा, उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, तो मैंने दूसरी बुक उठाई कि क्या इसमें भी वही चीज हो रही है, उसमें भी अगर हो रही थी तो मैंने तीसरी उठाई। ऐसे ही करते करते मैंने कलेक्शन बनाई कि अच्छा, दिस इज अ पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड। तो हम पर्टिकुलर स्टार्ट करके जनरल पे जाते हैं ताकि वो सेम चीज हम सब पे लागू कर सकें। बिगिनिंग स्टोरी ड्यूरिंग स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ना ऐसा एज था जहाँ पे लोगों को था कि हमको ना एक सेट पैटर्न चाहिए। There was too much plurality in the world, plurality of views, opinions, and criticisms and critical approaches that they needed to theorize. They needed one single way. उन सबको एक रास्ते की जरूरत थी क्योंकि हर कोई अलग रास्ते से निकल रहा था। So they needed one single way. They needed some theory to lead us. So that's how during structuralism and post-structuralism, theory came into being. Now let's move on ahead. So background to theory. Now that is what we are going to discuss now. As I have told you that when we are discussing English literature's history and the ages of the literary movements and everything, we are predominantly looking at European culture, European history, European ages. तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली क्या था ना, जो सोसाइटी वाज चर्च ओरिएंटेड। देयर वर प्योरिटन मूवमेंट चली थी। प्योरिटन मूवमेंट क्या था कि पीपल वर वेरी मच इनटू लिटरेचर एंड दे वर वेरी मच इनटू रिलीजियस लिटरेचर एंड रिलीजन। They were very rigid in their opinions, their views, their likes, dislikes. So that is what the society followed. And वो सब ना predominantly male dominated society थी। एंड मेल्स में भी वो मोस्टली अरिस्टोक्रेट्स आते थे या फिर आते थे क्लर्जी वाले। क्लर्जी वाले होते हैं जो चर्च के मेंबर्स थे, चर्च के स्टाफ मेंबर्स कह लीजिए या चर्च में काम करने वाले कह लीजिए। क्लर्जी में वो हायर रिलीजियस ऑफिशियल्स आएंगे। तो मोस्टली वो सब मेल डोमिनेटेड होता था। एंड आफ्टर दैट उनकी जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन थी, उसमें भी ना लैटिन लिटरेचर था, ग्रीक लिटरेचर था, डिविनिटी थी, मैथमेटिक्स थी। मोस्टली यही पढ़ाया जा रहा था। ह्यूमैनिटीज वाज नॉट इन फोकस, इंग्लिश वाज नॉट इन फोकस। सिंस इट वाज church and male oriented society, these were the subjects of study majorly. University College London, formed in 1826, was the first one to enter into education for all genders and all religions. तो पहली बार ऐसा हुआ था इन मिड ये 19th सेंचुरी में कि हम पहले इंग्लिश पढ़ने लगे, हर रिलीजन के साथ पढ़ने लगे, हर जेंडर के साथ पढ़ने लगे। Appointing first English professor and offering English as a subject of study in its initial years. तो ये पहली बार हुआ था कि इंग्लिश की जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, उसे इंस्टीट्यूट में लाया गया। लैंग्वेज को जो ट्रस्ट मिलने लगा वो एफडी मॉरिस के थ्रू मिलने लगा। किंग्स कॉलेज लंदन in mid 19th century in 1840s, that's when English literature came into being and came into popularity. So that's when it was trust. It had a trust. Arnold said poetry will replace religion since faith and religion had lost their credibility. तो इस टाइम पे ना आप ये भी नोटिस करिए कि डार्विन की थ्योरी आनी शुरू हुई थी। डार्विन की थ्योरी क्या है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि हम सब एप्स से आए हैं, हमारी एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज हुआ।
And that is after apes and monkeys, we became into Homo sapiens as we know humans now. तो ये ना उन सबके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा धक्का था। उनके लिए धक्का इसीलिए था कि उनको लगता था कि वी केम फ्रॉम एडम एंड ईव। हर रिलीजन अपनी स्टोरी, अपने फाउंडर्स को अलग तरीके से देखता है। क्रिश्चियंस दे वर एडम एंड ईव। उनको लगता था कि भगवान ने एडम एंड ईव को बनाया एंड वी आर ऑल देयर चिल्ड्रन। बट डार्विन and he scientifically analyzed everything and he broke that theory that everybody believed in. तो एक लॉस्ट सी वेव थी जब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या। मोर ओवर इंडस्ट्रीज आने लग गई थी, बहुत हद ज्यादा नहीं, पर प्रिंटिंग प्रेसेस आनी शुरू हो गई थी। तो लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अब जो बाइबल चर्च में पढ़ाई जाती है, जो सिर्फ वो प्रीस्ट पढ़ पाते हैं, sermons के थ्रू लोगों को बताई जाती है, वो मास में अब लोगों को भी मिल सकती है। कुछ अगर उन्होंने लिखा है, कोई राइटिंग है जो कोर्ट में बोली गई थी, कोर्ट पोएट्स ने लिखी थी, अच्छा वो लोगों को भी पढ़ाई जा सकती है। तो ये सब ना विथ टाइम हुआ। मिड 19 लेट 19 अर्ली 20th, इन सब में ये चीजें ना मूवमेंट आने लगी। And Matthew Arnold predicted that this is what is going to happen, क्योंकि ये तो उस एज की बात है। बाकी एजेस में भी धीरे धीरे ये सब मैंने जो जो आपको बताया वो सब होने लग रहा था। टाइम के थ्रू ग्रेजुअली चेंजेस वर कमिंग इनटू द सोसाइटी। And Arnold predicted that poetry will replace religion, emotion and humanity. By poetry, emotions and humanity will rule everything. Since faith and religion तो चला ही गया, अब सब साइंटिफिकली एंड सबने एनालाइज करके हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया। तो देन पोइट्री इज व्हाट इज गोइंग टू रूल एवरी। मैथ्यू आर्नल्ड की बहुत अच्छी पोएम है, आई थिंक आपको लगी होगी या नहीं, कवर्ड पीस करके है। एंड इट इट डिस्कसेस दीज थ्योरी, दिस सिम्टम्स ऑफ सोसाइटी। तो वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी बिफोर थ्योरी। थ्योरी के पहले क्या था? थ्योरी तो जब बनी तो बनी, उससे पहले भी तो कुछ तो चल रहा होगा। वो क्या था? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। लिबरल ह्यूमनिज्म एज द ग्राउंडिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो हम क्रिटिसिज्म ना तब करने लग गए जब हमने सोचा कि मैन इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ह्यूमनिज्म क्या था? वो समझता था कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लिबरल ह्यूमनिज्म सेड कि ओके, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट देयर आर अदर थिंग्स एंड हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ वी केम टू स्टडी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, when we decided that the literature is also a major part of our society and we need to understand what others are saying. We need to look into their perspective as well. Tenets of literary criticism as per Peter Barry. Tenets are rules and some basic guidelines. So Peter Barry की एक किताब है बिगिनिंग थ्योरी, तो वो आप जरूर पढ़िएगा, because it is something which is very important and very beneficial for you even if you're preparing for net or other educational exams, and if you're starting to get into academia. Peter Barry's book is really going to help you, and this is from his book. First of all, literary value is transcendental. इसका मतलब क्या है कि जो लिटरेचर की वैल्यू है वो सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ये बहुत आगे तक जाती है। इट surpasses, it moves away from time and space. It is beyond time and space. तो हमें कुछ अलग ही फील कराती है। That is what literature value is. Literary text contains its own meaning. अब मैंने फर्ज कीजिए कि मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की नहीं पढ़ी, पर मैं बोलूँ कि नहीं वो तो बेकार किताब है। मैंने चेतन भगत की टू स्टेट्स नहीं पढ़ी, मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं उसमें तो ये तो पॉपुलर भी नहीं है, ये तो लोगों ने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है। या फिर मैं बोलूँ कि मैंने जेन आयर नहीं पढ़ी है, चार्लेट ब्रोंटे की, बट उसमें ना फेमिनिस्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ये सब ना सुपरफिशियल बात है, ये सब मैंने पढ़ के नहीं बताया है।
लिटरेचर के अंदर ही उसका मीनिंग है। उसका मीनिंग आपको सोसाइटी से नहीं मिलेगा, उसका मीनिंग आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा, उसका मीनिंग आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा। व्हेन यू रीड इट यू विल गेट टू नो व्हाट इट मीन्स। आप उसको सिर्फ देख के नहीं बता सकते, उसका कवर देख के नहीं बता सकते। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नीड टू लुक इनटू इट। लिटरेचर contains its own meaning. Text must be studied in isolation to the context. कंटेक्स्ट होते हैं हम जिन चीजों को लेकर, जिन चीजों का चश्मा पहन कर देखें। अब सोशियो पॉलिटिकल चश्मा पहन के देखेंगे तो मुझे हर जगह वो सोशियो पॉलिटिकल चीजें दिखेंगी। मुझे मैं ऑटोबायोग्राफिकल चश्मा पहन के देखूंगी तो मुझे हर लाइन में ऑथर दिखे। मैं लिटरेरी हिस्टोरिकल चश्मा पहन के देखूंगी तो मुझे हिस्ट्री दिखेगी। पर हमको इन सब चश्मे उतार के अपने naked eye से, without any prejudices, without any bias, we have to study the text. Human nature is essentially constant. Constant चलता है। आपको क्या लगता है कि जो आप फील कर रहे हैं वो सिर्फ आप ही फील कर रहे हैं? What you are feeling, generations and generations have been feeling since the beginning of time. आपने किसी को देखा, आपको प्यार हुआ, and you felt this ache in your heart to talk to them. You are not the only one to feel it. People since ages have been feeling it. आपने एक रूलर या आपने किसी पॉलिटिशियन या आपने किसी सब अथॉरिटेरियन पोजीशन में किसी इंसान को देखा, आपने नोटिस किया कि वो लोगों के साथ गलत कर रहा है। यू फेल्ट द रेज टू चेंज द सिचुएशन, द सिस्टम। आपको लगता है सिर्फ आप ही फील कर रहे हैं? आप नहीं, अकेले नहीं हैं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स हैज फेल्ट इट। Everybody in the past has felt it. Your emotions are not just your own. You beget your emotions from generations and generations and generations. That is why we say human nature has been constant. अब आप बोहुल पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, या फिर आप महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, होमर की इलियाड पढ़ेंगे, उसमें जो सिचुएशंस होंगे ना, you will be able to connect with it. Individual as the transcendent unique object. तो हम इंडिविजुअल खुद एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है लिटरेचर का, जो एज आई सेड इट गोज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। So the purpose of literature is especially the enchantment of life, the propagation of humane values. लिटरेचर का जो मकसद है ना, जो पर्पस है, सिर्फ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, ह्यूमन वैल्यूज प्रोपगेट करना है। और कुछ लिटरेचर का मकसद नहीं है प्रोपगेट, उसके मकसद प्रोपेगेंडा नहीं। उसका जो असली मकसद है वो लोगों को भड़काना नहीं। उसका जो असली मकसद है वो किसी को अच्छा फील करवाना नहीं। जस्ट टू एक्सप्रेस एंड प्रोपगेट ह्यूमेन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज प्रोपगेट करना। फॉर्म एंड कंटेंट मस्ट बी ऑर्गेनिकली फ्यूज। जिस फॉर्म में हम लिख रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं वो एक ऑर्गेनिक फ्यूजन में होना। सिंसेरिटी एग्जिस्ट इन लिटरेचर मेकिंग लैंग्वेज। तो जिस भाषा में हम लिख रहे हैं ना, जिस मीडियम को हमने चूज किया है, दैट इज व्हाट गिव्स आउट आवर सिंसेरिटी लेवल। हम कितना अच्छे से लिख सकते हैं और कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, दैट इज व्हाट इज सिंसेरिटी। सटल एक्सप्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज वैल्यूड इन लिटरेचर। कई बार होता है ना कि हम उन बुक्स को इतना ना नहीं फोकस में लाते, उन बुक्स को इतना नहीं पसंद करते जिन्होंने 500 600 700 पेजेस लिख दिए, मुश्किल वर्ड्स लिखे। बट वी समटाइम्स उनकी बजाय हम उन चीजों को प्रेफर करते हैं जो किसी ने सिर्फ 4 लाइनें लिखी, सिंपल लैंग्वेज में लिखी, लेकिन ऐसे लिखी कि वो दिल छू गई। Subtle expressions, descriptions are valued very much. The job of criticism is to interpret the text and to mediate it between it and the reader. जो क्रिटिसिज्म की, एक क्रिटिक की जो जॉब है ना, वो ये है कि हम टेक्स्ट पढ़े, उसको एनालाइज करें, उसका मतलब निकाले, मीनिंग निकाले, पर्पस निकाले, स्ट्रक्चर निकाले, फॉर्म निकाले, या जो भी। वी इंटरप्रेट द टेक्स्ट। हम रीडर एंड ऑथर की बात को मीडिएट करें। ऑथर क्या लिखना चाहता था, रीडर ने क्या समझा,
उसके बारे में मीडिएट करना इज क्रिटिसिज्म, इज द जॉब ऑफ द क्रिटिक. नाउ मूविंग ऑन, द इमीडिएट context, impulse towards literary theory with the modernist movement. As I said, initially critical approaches followed, but then during structuralism, post-structuralism, and sometimes before that as well, there was a trust to theorize. क्योंकि इतने सारे लोग एक्टिव होने लग गए लिटरेचर में, so they needed to theorize, they needed to give one single perspective, simplify the process. Four main critical tendencies. This is from the practical criticism of I.A. Richards. I.A. Richards की जो बुक है उसके से निकला हुआ है ये. The conservative, the monarchist, the quasi-Catholic criticism of C.S. Lewis. तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल टेंडेंसीज है. फर्स्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड का, जिनको हम न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं. ये सिर्फ फॉर्म पे फोकस करता है. सेकंड नंबर पे है हमारा कंजर्वेटिव मोनार्किस्ट क्वाजी कैथोलिक क्रिटिसिज्म ऑफ टी.एस. एलियट. एलियट जो क्रिटिसाइज करता था वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता था, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता था. वो रिलीजन को ज्यादा फोकस में लाता था, मोनार्की को ज्यादा फोकस में लाता था. बाकी दो है हमारे अवांट गार्डिस्ट मॉडर्निज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई ए रिचर्ड से सिमिलर है. अवांट गार्डिस्ट मॉडर्निज्म में क्या था कि टोटली ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप. तो मॉडर्निज्म अवांट गार्ड का जो मीनिंग है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड इट मींस एक्सपेरिमेंटिंग. So avant-gardist modernism was experimenting into new things, experimenting different ways of writing, different characters, different styles, different mediums, different modes. तो ये सब हमारा avant-gardist criticism में आया था. So these are four different critical tendencies. Now let's move on. I.A. Richards and F.R. Lewis quoted and promoted practical criticism. उनके लिए उन्होंने ना एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है लिटरेरी एनालिसिस के लिए. अब कई बार होता है ना, व्हेन वी गो सब्जेक्टिव, हम अपने थॉट्स डालते हैं, अपने माइंड डालते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस डालते हैं. बट व्हेन वी आर प्रैक्टिकल, वी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज इसमें कितनी लाइन है, क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा गया है, किस बारे में लिखा है. बस हमें और कुछ नहीं जानना. हमें नहीं जानना कि रीडर को क्या फील हुआ, हमें नहीं जानना कि ऑथर ने क्या फील किया था लिखते हुए. हमें बस ये जानना है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है. बस. दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. History encouraged by cultural studies movements by Raymond Williams and other Marxist intellectuals. So there was also a time when Raymond Williams and other Marxist intellectuals encouraged the studies of culture. तो एक कल्चरल स्टडीज नाम का सब्जेक्ट भी शुरू हुआ था, जिसमें दे वांटेड टू फोकस ऑन लिटरेचर, बट दे वांटेड टू फोकस ऑन लिटरेचर एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. कल्चरल स्टडीज वालों के लिए ना टेक्स्ट सिर्फ लिटरेचर नहीं है, प्रिंटेड मटेरियल नहीं है. उनके लिए टेक्स्ट कल्चर है, उनके लिए टेक्स्ट सोसाइटी है, उनके लिए टेक्स्ट कोई ट्रेडिशन भी हो सकता है, उनके लिए टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है. whatever is in the society is their arena. New opposition to new criticism based on text as large mythic structures, claims supported by Frank Lentriksha. तो ये जो लेंट्रिशिया ने हमारा बोला, वो ये बोला कि वो बोल रहे थे कि टेक्स्ट जो है ना एक लार्ज मिथिक स्ट्रक्चर है. मिथ क्या होता है? मिथ इज अ ग्रैंड नैरेटिव that is going to be said to you and your coming generation. तो टेक्स्ट भी ना एक बहुत बड़ा सा एक मिथ का स्ट्रक्चर सा है. एंड न्यू क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन द the dictum that text is a large mythic structure. एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और टेक्स्ट उसी बड़े से स्ट्रक्चर में सब कुछ लिखा गया है. That is how you are going to understand it. That is how Frank Lintrichia said it, and that is the opposition to new criticism that came. कि न्यू क्रिटिसिज्म उसको सिर्फ ऐसे ही देख रहा था, बट ऐसे नहीं है. उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं.
Now, moving on, Northrop Frye democratized criticism, opposing the rigid ways of new criticism. अभी हमने फ्रैंक लेंटिशियर की बात सुनी, नॉर्थप फ्राई ने भी न्यू क्रिटिसिज्म की रिजिड वेज को, उसके फॉर्मल एनालिसिस को अपोज करा था, डेमोक्रेटाइज करा था क्रिटिसिज्म का. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स लिसनिंग टू अदर्स इज वेल. आप जब न्यू क्रिटिसिज्म के थ्रू किसी उस अप्रोच के थ्रू कोई चीज पढ़ेंगे तो आप किसी की नहीं सुनेंगे. You are going to criticize it objectively. But North of Pi said that it is not to be criticized objectively. It should be criticized subjectively and it should be criticized after listening to everyone. Then Eliot and other modernist critics played a huge role in changing English literature and literary criticism. So modernist critics जो थे उन्होंने, as I said, modernists for avant-garde थे. They were experimental. They broke the stereotypes. तो उनकी वजह से English literature and literary criticism found a new way, a new perspective, एक नया चश्मा मिल गया था. Eliot especially emphasized in the impersonality in art, opposing biographical and historical criticism. Somewhat like new criticism, but not totally like it. Eliot believes कि art और literature में ना there should be an impersonality. अगर मैं कोई poem लिख रही हूँ ना तो उसमें मैं नहीं दिखनी चाहिए. उसमें मेरी बात दिखनी चाहिए, मेरे इमोशंस दिखने चाहिए, पर मैं नहीं दिखनी चाहिए. So that is why he opposed biographical and historical criticism कि किसी चीज को भी ना ऑथर के बेसिस को लेकर या हिस्ट्री के बेसिस को लेकर नहीं क्रिटिसाइज करा जाए. There should be an impersonality. Poetry as the dominant subject of criticism. Dominant subject poetry इसीलिए रही है because poetry is loaded with emotion. It is loaded with a lot of things. तो पोएट्री को किसी भी अप्रोच को पढ़ने के लिए ना आप शुरुआत उसको पोएट्री पे ही लगाने से करते हैं. बिकॉज ए इट इज इजियर, बी इट इज स्मॉलर, सी इट is loaded with the true emotions and values that anybody can express and or anybody wants to express. Now, moving on, what is the journey that criticism took to get to theory? तो थ्योरी तक वो कैसे पहुंचे, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो एज आई सेड पहले था. इनिशियली हमने स्टार्ट तो क्रिटिसिज्म से ही करा था, लेकिन उसके बाद मॉडर्निस्ट टाइम्स में स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के दौरान क्या हुआ कि हमने सोचा कि अब हमको थ्योरी की जरूरत है. तो वो कैसे आया? एजाज अहमद emphasized on the development of theory from in theory. तो उसकी जो बुक है इन थ्योरी, उसके थ्रू उसने डेवलपमेंट नोट करी कि थ्योरी की क्या डेवलपमेंट्स रही हैं. दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल बुक इफ यू वांट टू गो इनटू the depth of the journey that criticism took and the definitions and the meanings of theory. That is also a great book to look into. Explosion of theory due to the radical disagreement over interrupting almost every social cultural phenomena. जैसे हम बात कर रहे थे कि ना एक प्लुरैलिटी की आ गई, व्यूज की, ओपिनियंस की. तो हर कोई अपनी सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट को ओपिनिएट कर रहा था, ओपाइन कर रहा था अपने व्यूज को, एंड टेक्स्ट को अपने हिसाब से समझ रहे थे, अपने हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे थे. तो द थ्योरी एक्सप्लोडेड बिकॉज ऑफ दिस कि सब अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, बट देयर नीड्स टू बी वन सिंगल वे, एक पर्सपेक्टिव, एक चश्मा होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ थ्योरी केम इनटू बीइंग. Critics were inspired by social sciences who were theorizing. अब उन्होंने सोचा कि हर जगह जब थ्योरी आई तो एक मोनोटनी तो नहीं कह सकते, बट एक जरिया मिला, एक सिंप्लीफाइड रिजीम मिला. So that is how they were inspired by social sciences and the peace and the calm in their society and in their academia, that literary critics also wanted to follow that. They also wanted to have certain peace and calm in their working. क्योंकि अब हर कोई अपनी तरफ से क्रिटिसाइज करेगा तो एक chaos सा क्रिएट हो जाएगा. तो टू क्रिएट अ पीस, calm and a resolution between everybody, among everybody, theory came. Liberal humanism as an antonym to liberal humanism. अब इसका मतलब क्या है? अगर आप नोटिस करें, एल वहाँ पे बड़ा है, एल वहाँ पे छोटा है.
लिबरल ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट थी, इट वाज एन एंटोनिम टू लिबरल ह्यूमनिज्म व्हिच वाज बीइंग थ्योराइज्ड। तो लिबरल ह्यूमनिज्म जो एक मूवमेंट है ना, ये थ्योरी का एंटोनिम है। लिबरल ह्यूमनिज्म मोस्टली क्रिटिसिज्म आता है, एंड थ्योरी क्रिटिसिज्म नहीं था, सिर्फ फैक्ट थे, बातें थी। क्रिटिसिज्म होता है अप्लाइड थ्योरी। So that is why liberal humanism, which is the movement, and liberal humanism, which was being theorized, is an antonym. They are on different extremities. Rene Vallee and F.R. Leavis debated the relationship between philosophy and literary criticism, opposing the critical theoretical vacuum. तो वो लोग फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में बहुत बात करते थे। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो एक हम कर कुछ, इट्स एन एक्शन दैट वी डू, and philosophy is something that we live by, something that we feel, something that is theorized. And they majorly discuss the relationship between philosophy and literary criticism, opposing the critical theoretical vacuum. उनको ये बहुत बुरा लगता था कि क्रिटिक्स के लिए ना कोई थ्योरी नहीं है, कोई एक मैनुअल नहीं है जिसको वो फॉलो कर सके। अब मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कम्युनिकेशन चेन, देयर इज अ चेन दैट पीपल हैव बीन फॉलोइंग। पहले क्या था ना कि रोमन याकूबसन ने क्या बोला है कि देयर इज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर दैट क्रिटिक्स फॉलो। ट्राइपार्टाइट मतलब थ्री, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, 1 2 3, तीन पॉइंटर्स वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि क्रिटिक्स फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑल क्रिटिक्स फॉलो फॉर एनी वन ऑफ दीज टेनेंट्स। कई बार होता है कि वो दो को भी या मे बी सबको कर रहे हैं, बट मिनिमम वो एक को कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इस स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है कि तीन वो है, तीन हमारे पॉइंटर्स कह लो या तीन एलिमेंट्स कह लो, हमारे वर्क के तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो हमारा ऑथर है जिसने लिखा है, एक हमारा टेक्स्ट है जो चीज लिखी गई है, एंड देन देयर इज द रीडर हु इज गोइंग टू रीड। ऑथर है हमारा जो एड्रेस कर रहा है, जो एनकोड कर रहा है। टेक्स्ट है हमारा जो कोड है, जो एनकोड करा गया है। देन द रीडर हु इज गोइंग टू डीकोड इट एंड हु इज गोइंग टू रिसीव द मैसेज। तो इन तीनों में से कोई एक जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म है वो टेक्स्ट पे फोकस करता है, ठीक है। जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है वो ऑथर पे फोकस करता है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इन सब का एक स्ट्रक्चर है, ये चार पार्ट का एक स्ट्रक्चर है। क्रिटिक्स इनमें से कोई एक को या फिर उन इनमें से किसी दो को फॉलो करते हैं एंड उनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। दैट इज व्हाट इज क्रिटिक्स। तो आज हमने क्या क्या करा, सबसे पहले तो हमने लिटरेचर के बारे में सीखा, हमने क्रिटिसिज्म के बारे में समझा, हमने थ्योरी के बारे में समझा, हमने ये भी समझा कि उनमें डिफरेंस क्या है। As I said before, literature is something which is imaginative. Literature हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन socially acceptable meaning उसका है something which is imaginative, something which is creative. Criticism is to judge it, to judge the worth of the literature, to judge the worth of the writing, the text, the message, the theme. Theory है criticism को जब हम contextualize कर देते हैं, and criticism is when हम theory को apply करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इट्स बिगिनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट। हमने जाना कि क्रिटिसिज्म तो शुरू से ही चल रहा है, जब लिटरेचर बनने लगा तब से शुरू था। उसको थ्योरी के रूप में लेके आया गया जब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिसिज्म लेकर आ रहे थे, तो एक सिंप्लीफाइड, एक सिंगल पर्सपेक्टिव चाहिए था। पर्टिकुलर से जनरल तक जाकर हमने थ्योरी को डेवलप करा। थ्योरी भी अपने डिफरेंट वेज में आई, थ्योरी में भी वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट जुड़ते गए। एक स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन चेन का एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करा। थ्योरी को हमने मॉडर्निज्म में के टाइम पे और स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के टाइम पे हट दिया। एजाज अहमद एंड हॉब्स एंड डिफरेंट theorists try to contextualize and try to write down and try to give one single perspective to criticism, critics, and the society in general.
अब कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। फर्स्टली, कैन यू ट्रूली जज अ पीस ऑफ आर्ट? किसी ने कुछ लिखा है, बड़े प्यार से लिखा है, क्या आप इसे जज कर सकते हैं? व्हाट गिव्स यू द अथॉरिटी टू जज इट? चलो आपने कर लिया, दैट इज ह्यूमन नेचर टू जज समथिंग, बट व्हाट गिव्स यू द अथॉरिटी टू opine about it and decree it to be the truest opinion? इसका मतलब है कि आपके पास राइट है कुछ किसी चीज के बारे में, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लूं, तो आई हैव द राइट टू जज सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन एज मच एज आई वांट टू, बट आई डू नॉट हैव द प्रिविलेज, और आई डू नॉट फील दैट आई हैव द प्रिविलेज टू से दैट इट इज गुड और बैड, बिकॉज वो तो एक मेरा व्यू पॉइंट है ना, ये अच्छी है या बुरी है। शायद आपको अच्छी या बुरी ना लगे, तो बट can you truly judge a piece of art? Can you do that? And if you are doing that, can you actually make others believe, and make others believe your judgment? Which part of the change is important to you? Do you think that the reader holds more importance than the author? Or do you think the text is self-sufficient and it is the most important thing? What is important for you? As a critic, as a reader, as a literature student, what do you think is the most important part of the communication chain? And then these are the questions that were in your self-study material. आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं, इनके बारे में पॉइंटर्स बना सकते हैं. One thing that I would really love you to do is uh, keep on working on these questions. जैसे जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जैसे जैसे आप यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए, उनको समझिए, उनके बारे में ना थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दीजिए, सो दैट यू डोंट गेट बर्डन्ड एट द एंड ऑफ द डे. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज आपके पास इतना सारी पढ़ाई के लिए हो जाता है कि एकदम से ना बर्डन पड़ेगा. So that's why I'm suggesting that you work on these questions and write them down. You can take the help of the self-study material. You can take the help of these video lectures. You can take the help of the suggested reading material and the recommended reading material that has been given to you in these units text itself. कुछ चीजों, कुछ बुक के बारे में मैं भी बात करती हूँ, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं. उनको भी आप देखेंगे तो सजेस्टेड रीडिंग्स में वो लिखे हुए होंगे. You can take the help of these materials and videos and resources. Most importantly, you can also look for answers on Google Scholar, JSTOR. इसमें क्या होएगा कि आप पूरे के पूरे आंसर्स ना ढूंढिए, आप कॉपी नहीं कीजिए, बट गूगल स्कॉलर एंड JSTOR, इन पे ना आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स मिलेंगे. तो जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, तो शायद किसी ने उस पे पेपर, रिसर्च पेपर लिखा हुआ हो, तो आपके लिए ना दूसरे पर्सपेक्टिव जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मोर ओवर, इफ यू राइट अबाउट दीज रिसर्च scholars and their perspectives and cite them in your answer sheet, that creates a very good impression on your examiner. So that is something that you can also do. Moving on, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिकल थ्योरी. हमने समझा है कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है, कैसे शुरू हुई थी, क्यों बनी थी, ये सब हमने आज पढ़ा है. तो you can easily write 200 words on critical theory. You can even give an example and then decide to explain it. You can explain it via an example, that is totally up to you, but as I said, as I suggested, keep on working on the questions, so do remember to write down these 200 words. This came in our December 2022 paper, term in exam. All right, that is it for our block 1, unit 1. We will meet in our unit 2 video. Thank you and happy learning.